स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की होम साइंस और पांचवा जो आपका चैप्टर है खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी यानी कि फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसका पार्ट थर्ड आज हम करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको बताना चाहूँगा, अगर आप क्लास 12 के नोट्स पढ़ना चाहते हो अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। और वेबसाइट पर जाने के लिए पहला स्टेप है आपको गूगल पे जाना है। उसके बाद आपको एकलव्य स्टडी पॉइंट .com सर्च मारना है। आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन खुलेगी और ये जो फर्स्ट वेबसाइट आपको दिख रही है एकलव्य स्टडी पॉइंट .com, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप हमारी वेबसाइट के होम पेज पे आ जाएंगे और ये जो तीन लाइन आपको दिख रही हैं ये कैटेगरी की लाइन है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने क्लासेस की कैटेगरी आ जाएगी और यहाँ पे फिर आपको क्लास 12 पे क्लिक करना है। एंड देन आपके सामने सब्जेक्ट्स खुल जाएंगे अलग अलग, हिंदी, इको, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटी। तो जिस भी सब्जेक्ट्स के नोट्स आप पढ़ना चाहते हैं आप यहाँ से जाके फिर पढ़ पाएंगे। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है, आपको जल्द से जल्द वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया जाएगा। तो बात करें अगर हम सिलेबस की इस चैप्टर के, तो इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं, सिग्निफिकेंस भी हम कर चुके हैं, और फूड साइंस, फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी, फूड मैन्युफैक्चरिंग ये भी हम कर चुके हैं। तो आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, और उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये दो मेन हमारी हेडिंग रहेंगी जो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का विकास। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें हम हिस्ट्री जानेंगे इसकी, जो कि फूड प्रोसेसिंग की क्या हिस्ट्री रही है, किसने स्टार्ट किया था, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग को। और ये सब मतलब कहाँ से इसका जो है मतलब इसकी जो है शुरुआत होती है। तो 1810 में निकोलस एपट, ठीक है, नाम याद रखना। 1810 में निकोलस एपट द्वारा खाद्य पदार्थों को यानी कि खाने की चीजों को डिब्बों में बंद करने की प्रक्रिया को विकसित करना एक महत्वपूर्ण घटना थी। अगर हम देखें तो 1810 में निकोलस एपट ने जो खाने की चीजें होती हैं उसको डिब्बों में बंद करना स्टार्ट किया, ठीक है, ताकि वो सेफ रहें, ठीक है। और खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी का खाद्य संरक्षण तकनीकों पर गहरा प्रभाव पड़ा। देखो, खाद्य को अगर हमें बचाना है, खाने को खराब होने से बचाना है, तो उसमें डिब्बाबंदी बहुत अहम रोल अदा करती है। डिब्बा बंद करने से खाने की जो लाइफ होती है वो कहीं ना कहीं बढ़ती है, ठीक है, और वो जल्दी खराब नहीं होता। और क्या होता है फिर वर्ष 1864 में, यानी कि इसमें क्या हुआ था कि एक इंसान थे लुई पास्चर नाम से, ठीक है। लुई पास्चर ने क्या करा, अंगूरी शराब को खराब होने से कैसे बचाएं, ठीक है, ये इन्होंने सोचा कि जो अंगूरी शराब होती है उसको खराब होने से हम कैसे बचाएं। तो उसका वर्णन करने के लिए इन्होंने खाद्य प्रौद्योगिकी यानी कि फूड टेक्नोलॉजी को वैज्ञानिक आधार देने की शुरुआत की। यानी कि इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी खोजी कि कैसे हम अंगूरी शराब को खराब होने से बचा सकते हैं। और लुई पास्चर ने विभिन्न प्रकार के खाद्य जनित रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए पाश्चुरीकरण यानी कि निर्जीवीकरण विधि को विकसित किया। आपने एक नाम सुना ही होगा, ये तो साइंस में आप पढ़ते ही आए होंगे 9th-10th से ही, कि पाश्चुरीकरण। और मतलब ये एक ऐसी विधि होती है जिसमें हम तरल पदार्थों को क्या करते हैं कि मतलब गर्म करते हैं और इस टेम्परेचर तक गर्म करते हैं कि उसके अंदर जो हानिकारक जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाएं, ठीक है। तो ये विधि किसने विकसित करी, लुई पास्चर ने, ठीक है। इनके जो नाम के पीछे सरनेम है पास्चर, इससे ही आपको याद आ जाएगा कि ये जो पाश्चुरीकरण की विधि है वो इन्होंने ही धीरे धीरे इस विधि को विकसित किया। और ये उनका एक फोटो भी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पाश्चुरीकरण विधि खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवी से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में क्रांतिकारी कदम था। यानी कि ये जो कदम उठाया लुई पास्चर ने, ये काफी अच्छा कदम था। इसमें जो खाने की चीजें थी, खासकर जो तरल चीजें थी, और उनके अंदर जो सूक्ष्म जीवी आ जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बैक्टीरियाज आ जाते हैं जो कि रोगजनक होते हैं, जो कि कोई बीमारी पैदा कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं इससे फिर दूर हो गए। और खाद्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग यानी कि जो फूड टेक्नोलॉजी का प्रयोग 20वीं सदी की शुरुआत में सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका उपयोग किया गया, ठीक है। जो फूड टेक्नोलॉजी थी इसका इस्तेमाल दोबारा कब हुआ, 20वीं सदी की स्टार्टिंग में, जब सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। इसके बाद दोनों विश्व युद्धों में, आपको पता है हमारे जो दो विश्व युद्ध हुए, और अंतरिक्ष अभियान, ठीक है, जो अंतरिक्ष में जाते हैं वैज्ञानिक, और उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न उत्पादों की
बढ़ती मांग ने खाद्य प्रौद्योगिकी के विकास की ओर अधिक प्रोत्साहित किया। यानी कि फूड टेक्नोलॉजी धीरे 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 इसका विकास होता रहा। शुरू शुरू में सेना के लिए, उसके बाद दोनों विश्व युद्धों में इसका इस्तेमाल हुआ फूड टेक्नोलॉजी का, कैसे खाने को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रखा जाए। अंतरिक्ष अभियान, जो लोग ऊपर अंतरिक्ष में जाते हैं वो ऐसा खाना कैसे लेके जाएं जो सेफ रहे, और बहुत सारे कस्टमर्स को ऐसा खाना चाहिए होता है जो लंबे समय तक सेफ रहे। तो इन सब मांगों ने धीरे 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 क्या किया कि फूड टेक्नोलॉजी का जो एक मतलब जो ये था इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। कामकाजी महिला, जो मतलब जो कामकाजी जो काम करने वाली महिलाएं होती हैं, तो उनकी आवश्यकताएं होती हैं कुछ। ठीक है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा मतलब आवश्यकताओं को विशेष रूप से पूरा करने के लिए इंस्टेंट सूप, आपने सुना होगा ना, इंस्टेंट सूप आते हैं, उसमें सिर्फ आप पानी डाल दो, गर्म पानी, और सूप तैयार। ठीक है, तो ये और पकाने को तैयार खाद्य पदार्थ यानी कि रेडी टू कुक फूड्स, बहुत सारे मार्केट में ऐसे फूड आते हैं जो बिल्कुल रेडी टू कुक होते हैं। ठीक है, जिसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ऐसे ऐसे खाने के जो चीज़ें थी इनको विकसित किया गया। ठीक है, खासकर जिन महिलाओं के पास टाइम नहीं होता था। और जैसे जैसे खाद्य प्रौद्योगिकी का विकास होता गया तो ये सब फूड टेक्नोलॉजी का ही परिणाम था कि हम आज 2 मिनट में मैगी बना लेते हैं, या इंस्टेंट नूडल्स बना लेते हैं, इंस्टेंट सूप बना लेते हैं। ये धीरे धीरे फूड टेक्नोलॉजी के कारण ही हो पाया। वैसे वैसे लोगों में ऐसे खाद्य उत्पादों की मांग बढ़ने लगी जो कि साल के किसी भी विशेष मौसम के दौरान ही पाए जाते थे। ठीक है, और खाद्य प्रौद्योगिकी ने विविध प्रकार के सुरक्षित और सुविधाजनक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए हैं। तो फूड टेक्नोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। विकासशील देश जैसे कि हमारा भारत है, ठीक है, विकासशील देशों में तेजी से फैल रहे और विकसित हो रहे इस क्षेत्र ने खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी में सुधार लाने में मदद की है। फूड टेक्नोलॉजी के कारण क्या हुआ है, हमारी फूड सिक्योरिटी में भी सुधार हुआ है, और सभी स्तरों पर रोजगार भी आए हैं। ठीक है, क्योंकि फूड टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि मतलब जो रिसर्च होती हैं और जितना भी कुछ होता है अंदर मजदूरों की जरूरत होती है, तो ऐसे में रोजगार के भी कहीं ना कहीं अवसर खुले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, यानी कि खाद्य संसाधन और संरक्षण का महत्व। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस जानेंगे, क्यों जरूरी है ये हमारे लिए। तो खाद्य संसाधन यानी कि और संस्करण, ठीक है, प्रसंस्करण जिसे हम कहते हैं फूड प्रोसेसिंग, या फिर खाद्य विनिर्माण यानी कि फूड प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग की एक शाखा है। ठीक है, जो ये फूड प्रोसेसिंग है ये क्या है, फूड प्रोडक्शन की एक ब्रांच है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, ठीक है, नॉलेज का प्लस टेक्नोलॉजी का, ठीक है, दोनों चीजों का इस्तेमाल होता है इसमें। इसका उपयोग करके कच्चे माल को मध्यवर्ती स्तर पर तैयार खाद्य पदार्थों यानी कि सेमी फिनिश फूड आइटम्स, और या फिर तुरंत खाने के लिए तैयार खाद्य उत्पाद यानी कि रेडी टू ईट आइटम्स में बदलते हैं। मैंने आपको फूड प्रोसेसिंग के बहुत सारे एग्जांपल्स बताए थे, सेब से उसका जूस बनाना, ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो वो इसी तरीके से मतलब ये एक तो हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, आगे देखेंगे। ये जो प्रक्रिया होती है इससे क्या होता है, जो कि भारी, बहुत बड़े, जल्दी खराब होने वाले, या कभी कभी खाए ना जा सकने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं, यानी कि बल्कि पेरिशेबल एंड इनएडिबल फूड आइटम्स, ये इनको अधिक उपयोगी, सादृत और लंबे समय तक स्थायी रहने योग्य और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों अथवा पेय पदार्थों में बदलने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे सेब को हमने पेय पदार्थ में बदला, ठीक है, सेब खराब हो सकता था, उसको हमने पेय पदार्थ में बदल दिया। ऐसे ही बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको पेय पदार्थों में बदलने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं अलग अलग। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे जो खाने की चीजें होती हैं जो कि जल्दी खराब हो जाती हैं, जैसे कि केला है, आप केले को रखोगे, केला क्या है, एक पेरिशेबल एक फूड है, ठीक है, जो कि जल्दी से जल्दी खराब हो जाएगा अगर आप उसको जल्दी से जल्दी नहीं खाओगे तो। ठीक है, और आगे देखते हैं खाद्य के खराब होने के क्या कारण है। जो खाने की चीजें खराब हो जाती हैं, ठीक है, हमारा खाना या फूड कोई खराब हो जाता है, तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं। पहला कारण है इसमें इसमें पहले हम ये देखते हैं कि खाना खराब होना या खाद्य का खराब होना होता क्या है। तो खाद्य पदार्थ के खराब होने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि ऐसी स्थिति आ जाना जिसमें कोई खाद्य पदार्थ या कोई खाने की चीज मानव उपभोग के लिए सुरक्षित ना हो, यानी कि कोई खाना इस हद तक खराब हो जाए कि वो सेफ ना हो, ठीक है, हमारे खाने के लिए, अर्थात उसे खाने से विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा खाना जो खराब होता है वो हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है। खाद्य पदार्थ जो होते हैं भौतिक, रासायनिक और जैविक रूप से खराब हो सकते हैं। देखो, या तो भौतिक रूप से कोई खाना खराब होगा, या रासायनिक केमिकली खराब होगा, या जैविक बायोलॉजिकली ये खराब हो सकता है। ठीक है, अब इन तीनों को ही देखेंगे हम। तो खाद्य पदार्थों के खराब या नष्ट होने के लिए बहुत सारे कारक होते हैं अलग अलग,
उनमें से एक एक करके हम सभी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन देखते हैं। तो भोजन में भौतिक कारणों से आए परिवर्तनों से भोजन का रंग, रूप, स्वाद खराब हो जाता है, जैसे कि भार या दबाव के कारण फल अथवा सब्जियों का ढीला या पिलपिला पड़ जाना। देखो, अगर कोई फल वगैरह होता है, उसको अगर हम कहीं उसके ऊपर दबाव डाल के उस पर अगर हम बैठ जाएं या कुछ ऐसी चीज रख दें जो वजन में काफी ज्यादा हो, तो वो फल पिलपिला हो सकता है, ठीक है। और क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में है कि कई बार गर्मियों में दूध बाहर पड़े रहने से फट जाता है, ये तो बहुत कॉमन है, हर घर की कहानी है। और ऐसा एक रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है, एक ऐसा केमिकल चेंज होता है जिसके कारण ये दूध फटता है, जिसमें दूध की जो प्रोटीन होती है, कैसेन, जम जाती है, ठीक है। और कुछ पदार्थों में प्रोटीन और कार्बोज को आपसी क्रिया के कारण भोजन थोड़ी देर पड़े रहने पर भूरा हो जाता है, ठीक है। और जैसे कि भूरा होने का एग्जाम्पल बताऊं अगर मैं आपको, कि सेब आपने देखा होगा, सेब काट के अगर आप खुले में रखोगे, तो आप खुले में उसको काट के छोड़ दो, वो भूरा पड़ जाएगा सेब, ठीक है। विद इन आधा घंटा वो सेब आपको भूरा मिलेगा अगर आप काट के रख के जाओगे, ठीक है। वो सब केमिकल चेंजेस के कारण ही होता है। थर्ड है जीवाणुओं द्वारा परिवर्तन। देखो, चेंजेस ड्यू टू माइक्रोब्स। अब जीवाणु कैसे खाने को खराब कर सकते हैं, तो भोजन में उपस्थित कुछ जीवाणु द्वारा भी खाद्य पदार्थ बहुत जल्दी खराब हो जाता है। खमीर, फफूंदी, बैक्टीरिया, यही कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो खाने को खराब कर सकते हैं। अब वन बाय वन करके इसको देखते हैं। तो खमीर, जिसको हम यीस्ट भी कहते हैं, खमीर में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अम्लीय वातावरण में, ठीक है, एसिडिक वातावरण और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, खमीर जो कि एक कोशिकीय जीव होता है, भोजन की शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल में बदल देता है, ठीक है। जो भोजन की शर्करा होती है उसको किस में बदल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल में, जिससे जो खाने की चीज होती है वो फूल कर खट्टी हो जाती है, ठीक है। जैसे आटे में खमीर लग जाता है, कई बार ब्रेड में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। और आगे देखते हैं, जीवाणुओं द्वारा परिवर्तन में एक चीज और होती है जिसमें हम फफूंदी को भी गिनते हैं। फफूंदी सब जानते होंगे, फंगस को। तो फफूंदी ऐसे वातावरण में आती है जहां अम्ल तथा क्षार में संतुलन कम होता है, ठीक है। अम्ल और क्षार में अगर संतुलन बिगड़ेगा तो फफूंदी वहां पे आएगी। और नींबू, स्क्वैश, अचार आदि पर पनपने वाली फफूंदी हानिकारक नहीं होती, लेकिन मटर, मूंगफली, गेहूं, राई, जौ, इन पर अगर फफूंदी आ जाए तो ये उस चीज को जहरीला कर सकती है, ठीक है। और बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, बैक्टीरिया क्या करते हैं, कई बैक्टीरिया बहुत जल्दी बढ़ते हैं और खाद्य पदार्थों में विष उत्पन्न कर देते हैं, यानी कि जहरीला बना देते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया खाने को, जो कि हानिकारक हो सकता है। और यह अधिकतर दूध एवं दूध से बने पदार्थ, मांस, मछली और पके हुए भोजन को दूषित भी कर सकते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं। और एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम से कैसे होता है, इससे पदार्थ गलने लगता है, ठीक है, एंजाइम के कारण, और उसमें से दुर्गंध भी आने लगती है, बदबू आने लगती है। देर तक कटे जो फल होते हैं, जो देर तक काट के किसी फल को हम रख देते हैं, तो उसमें फलों का और सब्जियों का दोनों को अगर आप काट के रख दोगे तो उसका रंग बदल जाएगा, उसका स्वाद बदल जाएगा, उसकी खुशबू तक बदल जाएगी, उसकी बनावट तक बदल सकती है। और मीट और मछली पड़े पड़े सड़ने लगती है, ठीक है। मीट और मछली को खुले में रख दो, आप 2 दिन के अंदर आपको देख लेना वो कैसी मिलेगी आपको, ठीक है। उसके बाद है कीड़े मकोड़े और चूहों द्वारा। अब देखो, कीड़े मकोड़े और जो चूहे होते हैं वो भी हमारे खाने को कहीं ना कहीं खराब कर देते हैं। जैसे कि कीड़े जो होते हैं वो खाद्य पदार्थों को खाकर नष्ट कर देते हैं, जिस पर खाने लायक वो फिर नहीं रहते खाने की चीजें। जैसे कि अनाज और दालें, अनाज में कई बार कीड़े पड़ जाते हैं, दालों में कई बार कीड़े पड़ जाते हैं, चावल में कई बार कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ कीड़े अपने अंडे छोड़ देते हैं और भोजन को खाने लायक नहीं रहने देते, यानी कि खाने की चीजों में वो क्या करते हैं, अपने अंडे छोड़ देते हैं। ये गोल कृमि, फीता कृमि और बिना धुले फल, सब्जी और मीट में अपने अंडे छोड़ देते हैं, ठीक है। और झिंगुर जो होता है, झिंगुर, उसकी लार से अनाज के दाने चिपके हुए में मतलब वो दिखाई देते हैं, और इससे अनाज में बदबू पैदा हो जाती है, ठीक है। और अगर हम देखें तो कीड़े मकोड़े और चूहों द्वारा में क्या होता है कि चूहे का मल, जो चूहे होते हैं हमारे घर में, वो आपने देखा होगा जगह जगह पर मल त्याग देते हैं, ठीक है। और मल मूत्र से भी खाना खराब हो जाता है। देखो, आपकी खाने का अगर मान लो रोटी खुले में पड़ी है, वहां पे चूहा उसको कुछ खा गया, अपना मल मूत्र त्याग गया उसके ऊपर, तो इसमें क्या होगा, वो जहरीला हो जाएगा खाना। कोई सब्जी में अगर वो ऐसा कर गया तो ये सब मनुष्य को बीमार कर सकती हैं चीजें, ठीक है।
और नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। कैसे हम खाने को संरक्षित रख सकते हैं, खाने को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, क्या मेथड है उसके। तो पहला है धूप में सुखाना। ठीक है, धूप में सुखाने का मतलब है भोजन पदार्थों में उपस्थित नमी को सुखाकर भोजन को संरक्षित करना निर्जलीकरण कहलाता है। ठीक है, अगर भोजन के अंदर नमी है तो उसको अगर हम सुखाते हैं खुले में धूप में तो कहीं ना कहीं वो भोजन संरक्षित रहता है। और खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने की ये बहुत पुरानी टेक्निक है, बहुत पुरानी विधि है धूप में सुखाना। दूसरा है हिमीकरण, यानी कि जमाना, उसको फ्रीजिंग करना। कई खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें संरक्षित करने के लिए उनमें नमी बनाए रखने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे खाद्य पदार्थों को कम तापमान पर रखकर संरक्षित किया जाता है। आपने बहुत सारी खाने की चीजें देखी होंगी जिसके पीछे लिखा होता है, इसमें ना कहने का मतलब ये है कि ऐसे खाद्य पदार्थों को कम तापमान पर रखकर संरक्षित किया जाता है, यानी कि उनको ठंडा करके, ठीक है, उनको फ्रीज करके। और कम तापमान पर जीवाणु एवं एंजाइमों की क्रियाशीलता कम हो जाती है। ठीक है, और इसमें जैसे कि आपको एग्जांपल बताऊं, आपके घर में जो फ्रिज होते हैं वो किस लिए होते हैं। तो गर्मियों में तो हम पानी ठंडा करते हैं, और सर्दियों में वो किस लिए काम आते हैं फ्रीज, जो हम सब्जियां लाते हैं, खाने की चीजें लाते हैं, जो हमारी रात की सब्जी होती है, उसको हम खुले में क्यों नहीं रखते, उनको हम फ्रीज में इसीलिए रखते हैं क्योंकि फ्रीज में रखने से उनके अंदर नमी बनी रहती है। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं खाने की जो कि जिनको फ्रीजिंग की जरूरत होती है। नेक्स्ट है प्राकृतिक पदार्थों के द्वारा खाद्य संरक्षण। अब कुछ ऐसी प्राकृतिक चीजें होती हैं जिनसे हम खाने को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे कि नमक। नमक में अगर हम देखें तो यह लगभग सभी संरक्षित पदार्थों में डाला जाता है। ठीक है, और नमक खाद्य पदार्थों का पानी निकालकर उसकी नमी को कम कर देता है। ठीक है, नमक बहुत वैसा काम करता है अच्छा। और नमक के कारण खाद्य पदार्थों में ऑक्सीजन नहीं घुल पाती, और जो कि जीवाणुओं के जीवित रहने में सहायक होती है। देखो, ऑक्सीजन के अंदर जीवाणु जीवित रहेंगे, लेकिन नमक डाल देने से ऑक्सीजन नहीं घुल पाती, जिसके कारण जीवाणु जो होते हैं वो जीवित रहने में मतलब असक्षम होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, भोजन खराब होने से बच जाता है। दूसरा है चीनी। चीनी से क्या होता है, यह चीनी जो होती है फल, सब्जियां, जैम, आप जो खाते हो, स्क्वैश, मुरब्बा, इन सब में चीनी जरूर मिलाई जाती है। क्यों मिलाई जाती है, यह खाद्य पदार्थों के जल में घुल जाती है। ठीक है, जिससे जीवाणुओं को पनपने के लिए उचित नमी नहीं मिलती। ठीक है, तो ये क्या करती है कि जीवाणुओं को पनपने नहीं देती और खाद्य पदार्थों के जल में घुल जाती है। सेकंड है तेल। अब तेल क्या करता है, यह मुख्य रूप से अचार को संरक्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आपके घर पे कभी अचार बनाया जाता है तो आपने जरूर देखा होगा, उसमें तेल जरूर होता है, तेल जरूर डाला जाता है। अब ये किस लिए डाला जाता है, अचार के ऊपर तेल की सतह हवा के साथ जीवाणुओं को आने से रोकती है। देखो, अचार अचार नीचे हो जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा। इससे जो बैक्टीरिया होते हैं हानिकारक और जो जीवाणु होते हैं वो, और हवा जो होती है वो अंदर नहीं आ पाएगी, जिससे जो हमारा अचार होगा वो सेफ रहेगा। अब दूसरा है रासायनिक पदार्थों के प्रयोग द्वारा खाद्य संरक्षण। अब केमिकल कौन से होते हैं जिनसे हम खाने को सुरक्षित रख सकते हैं, ये तो हो गई नेचुरल चीजों की बात। तो केमिकल में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड होता है। ठीक है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड होता है जिसको केएमएस भी कहते हैं। और इसमें खाद्य पदार्थों में अगर हम ये डालते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, जो कि खाद्य संरक्षण में सहायक होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड खाने को सुरक्षित रखता है, और यह सल्फर डाइऑक्साइड बोतल के ऊपरी रिक्त स्थान पर आ जाती है और जीवाणुओं को प्रवेश नहीं करने देती, और उन्हें नष्ट भी कर देती है। ठीक है, जो जीवाणु अंदर आने वाले होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग स्क्वैश इत्यादि में किया जाता है, और यह ग्राम 1/4 छोटी चम्मच प्रति किलोग्राम तैयार खाद्य पदार्थ के हिसाब से डाली जाती है। तो इसका एक हिसाब होता है कितना डालना है इसको। ठीक है, तो वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। नेक्स्ट होता है सोडियम बेंजोएट। अब सोडियम बेंजोएट का क्या मतलब है, इसमें उपस्थित सोडियम बेंजोएट फफूंदी आदि को लगने से रोकता है। ठीक है, सोडियम बेंजोएट किसको रोकता है, फफूंदी आदि को लगने से, और इसका प्रयोग सभी खाद्य पदार्थों में किया जाता है। यह 0.1% सांद्रता के साथ इस्तेमाल किया जाता है और यह जल में आसानी से घुल जाता है। और थर्ड है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड में क्या होता है, यह भी एक अम्लीय पदार्थ है जिसका प्रयोग खाद्य संरक्षण में किया जाता है। यह मुख्यतः जैम, स्क्वैश आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
और इस वीडियो में इतना ही था। बचे हुए पार्ट्स जो हैं वो जल्दी ही हम जो बचे हुए जो आपके टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है वीडियो कैसी लगी और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।